आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी परिभाषा और उसके प्रकार देखे थे और कोटि और घात के बारे में हमने पढ़ा था और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। हमने एक बीएससी बीएड या बीएससी मैथमेटिक्स का जो एक बुक शुरू की थी जिसका नाम है अवकल समीकरण, और ये बुक हम पूरी करेंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसमें समझाया जाएगा। और आज की ये क्लास है क्लास नंबर 2। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है अवकल समीकरण का समाकलन या फिर हल। जो अवकल समीकरण हमें दी हुई है उसका समाकलन या फिर उसका क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन और सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये अवकल समीकरण का हल या फिर समाकलन क्या होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। एक अवकल समीकरण का समाकलन अथवा हल उसमें उपस्थित चरों के फलन संबंध का मतलब है फंक्शनल रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन है? जो उसमें उपस्थित जो चर है उसके बीच में को कहते हैं। तो उसका हल या फिर समाकलन किसको कहते हैं? उसके बीच में जो उस समीकरण में जो चर है उसके बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है उसको क्या कहते हैं? अवकल समीकरण का हल कहते हैं। जिसमें मतलब उसके हल में कोई भी अवकल गुणांक ना हो। अवकल गुणांक का मतलब है dy/dx, d2y/dx, मतलब अवकलन जो है ना करते हैं ना अपन, वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। यह संबंध और इससे प्राप्त अवकल गुणांक दिए हुए अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये जो इससे जो प्राप्त अवकल गुणांक होता है, अवकल गुणांक मतलब हल, वो दिए हुए अवकल समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। एक उदाहरण लिखा गया है y बराबर साइन एक्स अवकल समीकरण dy/dx बराबर कॉस एक्स का एक हल है। ये जो दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स, ये इस अवकल समीकरण का क्या है? हल है। अब आप देख रहे होंगे ये y और x में क्या संबंध है? y बराबर क्या लिखा हुआ है? साइन x। तो ये उपस्थित चर कौन कौन से इसमें x और y है, इसके बीच में ये फंक्शनल रिलेशन है। और इसमें ये कंडीशन और अवकल गुणांक कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें dy/dx कोई भी नहीं है। और ये इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट भी करता है। संतुष्ट कैसे करता है? अगर अपन यहाँ y की जगह क्या रख दे? साइन x रख दे। जैसे यहाँ लिखा हुआ d/dx, y की जगह मैं रख दूँ साइन x। इसका मतलब है साइन एक्स का एक्स के साथ अवकलन करना है और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। तो इधर कॉस एक्स आ गया और इधर भी क्या था? कॉस एक्स आ गया। तो ये y बराबर साइन एक्स जो है इस दिए गए अवकल समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो ये है अवकल समीकरण का हल या फिर समाकलन। उसके बाद नोट लिखा हुआ है किसी अवकल समीकरण को उसके हल से, उसका जो हल है उस हल से अवकलन तथा दूसरी बीजगणितीय विधियों द्वारा का प्रयोग करते हुए विलोपन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि y बराबर साइन एक्स जो है इसका हल है, तो हम इसका अवकलन करके जो है इसकी अवकल समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो इस प्रकार जो अवकल समीकरण है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके हल का अवकलन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये इसका हल था और इसका हमने अवकलन किया तो हमें अवकल समीकरण प्राप्त होगी। इसी कारण अवकल समीकरण का जो हल है उस हल को या फिर समाकलन को उसका पूर्वक या प्रिमिटिव कहते हैं। मतलब जो इसका हल है उसको अपन या हल को या फिर समाकलन को, हल भी कहते हैं समाकलन भी कहते हैं, उसका क्या कहते हैं? प्रिमिटिव कहते हैं। उसका मतलब किसका? अवकल समीकरण का। तो ये हमारा टॉपिक था अवकल समीकरण का हल क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हल कितने प्रकार के होते हैं या मुख्य हल कौन कौन से होते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्यापक हल या फिर पूर्ण हल। ये अपन सब आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। व्यापक हल या फिर इसको पूर्ण हल भी बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर, कोटि का मतलब ऑर्डर, और कोटि क्या होती है पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर को इंग्लिश में कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्वेच्छ का मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो अपन अचर मानते हैं उसको स्वेच्छ अचर कहते हैं, आते हो व्यापक हल कहलाता है।
मतलब किसी समीकरण का, अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें जितनी उसकी अवकल समीकरण की कोटि है उसी संख्या के बराबर क्या होने चाहिए, उसके अंदर स्वेज अचर होने चाहिए। जैसे 2 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसमें स्वेज अचर कितने होंगे, 2 होंगे। इसे समीकरण का पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर पूर्ण पूर्वक मतलब कंप्लीट प्रिमिटिव भी कहते हैं। इस समीकरण के जो हल होता है ना उसको व्यापक हल भी बोलते हैं, पूर्ण हल भी बोलते हैं और पूर्ण पूर्वक भी कहते हैं। अब नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। व्यापक हल के स्विच अचरों की गणना करते समय, मतलब स्विच अचर अपन गिनेंगे ना उस समय क्या ध्यान रखना, ये ध्यान रखना चाहिए कि वे सब स्वतंत्र हो। जो भी अपन स्विच अचर ले रहे हैं उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एकदम स्वतंत्र होने चाहिए। और उनकी संख्या जो है अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए। मतलब कोटि 2 है तो स्वेच अचर 2 होंगे, 3 कोटि है तो 3 होंगे, 1 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसमें स्वेच अचर भी कितने होंगे, 1 होंगे। व्यापक हल के एक से अधिक रूप हो सकते हैं। मतलब व्यापक हल, किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल जो है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 भी हल हो सकते हैं। अब एक रूप में आए स्वेच अचर जो है दूसरे रूप में आए स्वेच अचर से संबंधित होते हैं। मतलब मान लो एक से अधिक कोई हल आ गए तो उसमें जो स्वेच अचर है ना वो दूसरे से रिलेटेड होंगे, हमेशा होने चाहिए। मतलब जैसे एक उदाहरण लिया हुआ है, अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस k² y 0 का व्यापक हल। इसका जो व्यापक हल है वो हमें दिया गया है y बराबर a cos kx माइनस b साइन kx है। और इसी का एक व्यापक हल और दिया गया है y बराबर c cos kx प्लस d है। ये दोनों क्या इसके हल है। अब अगर इसके हल है तो इसको अपन अवकलन के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो अवकलन करके मैं बता देता हूँ आपको। y बराबर हमारे पास है a cos kx माइनस b साइन kx, ये इस अवकल समीकरण का हल होगा। तो इसको अपन अवकलन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसका अपन अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे a कांस्टेंट है। cos kx का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन kx, cos का अवकलन माइनस साइन होता है, और kx का और अवकलन करेंगे तो k आ जाएगा। फिर माइनस का निशान, b का b, साइन kx का करेंगे तो cos kx होता है, kx का करेंगे तो k आ जाएगा। अगेन इसका एक बार और करते हैं अपन। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष और अवकलन करेंगे तो dy/dx का करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx² बराबर a कांस्टेंट है, माइनस आ गया बाहर और k भी आ गया बाहर। अब साइन kx का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos kx, और kx का और करेंगे तो k आ जाएगा, माइनस bk, cos kx का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन kx, और kx का अवकलन करेंगे तो k आ जाएगा और गुणा में। तो यहाँ हमने लिखा d2y/dx² माइनस a k का k से गुणा हो गया, और cos kx, यहाँ माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा प्लस bk/k² और साइन kx। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे k² कॉमन आ रहा है तो d2y/dx², तो माइनस का k² क्या ले लेते हैं 12, तो ये हो जाएगा cos kx, ये आ जाएगा आगे, और यहाँ माइनस 12 ले लो, यहाँ प्लस की जगह माइनस बन जाएगा और यहाँ बचेगा b साइन kx। और इस पूरे का मान आपको प्रश्न में दिया गया था y। यहाँ मैं लिख रहा हूँ d2y/dx² बराबर में माइनस का k² y, माइनस का k² इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो d2y/dx² प्लस का k² y बराबर में 0। तो हमने देखा कि इसके हल से हमने इस अवकल समीकरण को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये इसका हल है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भी हल है या नहीं है। अब ये दूसरा जो लिखा हुआ है y बराबर c cos kx प्लस डी। अब देखो इसमें यहाँ पे जो है ना, इस पहले वाले समीकरण में जो स्वेच अचर है वो है a और b, दूसरे वाले में स्वेच अचर है c और d। तो इसमें भी 2 स्वेच अचर है और इसमें भी स्वेच अचर 2 है। अब यहाँ पे a बराबर c cos d, क्योंकि ये जो
स्वेच अचर है ना वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, संबंधित होते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। तो अगर मैं इसको पूरा आपको फॉर्मूले से बताऊं, कॉस दूसरे वाले को ले रहा मैं के एक्स प्लस डी, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, 12th या 11th में पढ़ा होगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। तो y बराबर सी, इसमें फार्मूला लगाएंगे अपन, तो कॉस ए की जगह के एक्स है, बी की जगह डी है, तो कॉस के एक्स और कॉस डी माइनस साइन के एक्स और साइन डी। y बराबर हो जाएगा सी कॉस डी और कॉस के एक्स, सी को अंदर भेजा हमने, फिर माइनस सी साइन डी और साइन के एक्स। ये हमने इसका प्रसार करके निकाला है, जो दिया दूसरा समीकरण था ना वो वाला। अब इस समीकरण की अपन जो है ना इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते, इसकी करते हैं तुलना करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे कॉस के एक्स का गुणांक और यहाँ कॉस के एक्स का गुणांक लेते हैं। तो यहाँ पे गुणांक है ए और दूसरे में यहाँ पे गुणांक है सी कॉस डी। तो ए किसके बराबर है, सी कॉस डी के। इसी प्रकार यहाँ साइन के एक्स का गुणांक है माइनस का बी ले लेते हैं, या फिर माइनस को हटा देते हैं क्योंकि दोनों में माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो इस प्रकार से बी अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी का जो गुणांक है वो आ रहा है अपना माइनस का सी साइन डी, माइनस लेते हैं तो अपन, तो बी बराबर आएगा सी, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस का सी साइन डी। तो इस प्रकार से इसमें हम देख रहे हैं कि ए का सी और डी के साथ रिलेशन है, बी का भी सी और डी के साथ रिलेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो है ना इसका वापस जो है इनके साथ में रिलेशन आ रहा है। तो एक ही अवकल समीकरण के एक से ज़्यादा व्यापक हल हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि स्वेच अचर जो है इनमें आपस में संबंध होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है, ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच अचर होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो अवकल समीकरण दी हुई है, ये जो अवकल समीकरण दी हुई है मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं d2y/dx² प्लस k² y बराबर 0। तो इसकी कोटि कितनी, इसकी कोटि 2 है, अधिकतम अवकलन 2 बार है। तो अगर कोटि 2 है तो इसमें स्वेच अचर भी कितने हैं, 2 है। तो जितने कोटि का अवकल समीकरण होती है उतने ही उसमें क्या होने चाहिए, स्वेच अचर होने चाहिए। अब लेते हैं अपन दूसरा है विशिष्ट हल। विशिष्ट हल को इंग्लिश में कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, PS। अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। जो मतलब व्यापक हल निकाला है ना उसमें उसके जो स्वेच अचर है उसको अपन क्या दे रहे हैं, एक विशिष्ट मान दे रहे हैं। तो हमें जो प्राप्त होगा उस समीकरण को उस समीकरण का जो हल होगा उसको क्या कहेंगे, विशिष्ट हल कहेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि जो ये अवकल समीकरण थी d2y/dx² प्लस k² बराबर k² y बराबर 0, इसका ये हल था y बराबर a cos kx माइनस b साइन kx। अब इसमें हमने क्या किया है, स्वेच अचर थे ना उनको एक विशिष्ट मान दे दिया। जैसे a का मान 1 रख दिया, b का मान 0 रख दिया। तो a का मान हमने 1 रखा है तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ b का मान 0 रखा तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा ये पूरा पार्ट। और 1 का cos kx से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, cos kx। अब ये जो y बराबर cos kx आया ये इसका क्या है, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब कि विशिष्ट हल। विशिष्ट हल में क्या करते हैं अपन, व्यापक हल निकाल देते हैं, फिर उसमें जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मतलब स्वेच अचर है उसको क्या करते हैं हम एक विशिष्ट मान दे देते हैं। विशिष्ट मान देने के बाद में जो हमें हल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट हल बोलते हैं। अब अपना नेक्स्ट है विचित्र हल। विचित्र हल आगे अपने जो ये पूरी बुक होगी उसमें पूरे विचित्र हल का एक टॉपिक भी है। तो यहाँ अपन परिभाषा देख लेते हैं। किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच अचरों को विशिष्ट मान देने पर भी प्राप्त नहीं होता। देखो व्यापक हल में विशिष्ट जो अचर होते हैं, स्वेच अचर होते हैं, उसको अगर मान दे दिया कोई तो विशिष्ट हल बन जाएगा। और अगर कोई विशिष्ट मान देने पर भी उसका हल नहीं निकलता है तो उसको बोलते हैं विचित्र हल। जैसे एक अवकल समीकरण लिखी हुई y बराबर px प्लस a/p, और यहाँ पे स्मॉल p का मतलब है dy/dx। ये अपन पूरा आगे चैप्टर आएगा उसके अंदर अपन
अच्छे से देख लेंगे। तो इस अवकल समीकरण का एक विचित्र हल है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये इसका विचित्र हल है। और इसी अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है वो है y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ये चीज़ें अपन है ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये कैसे आया है। अभी के लिए आप एक परिभाषा ध्यान में रखें कि किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर भी प्राप्त नहीं होता है, उसे विचित्र हल कहते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक था। अब हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है पहला, ये जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे गए और ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से लिख लें और अच्छे से इसको बार बार सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म का मतलब बनाइए, ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है गिवन बाई x बराबर a cos nt प्लस एल्फ़ा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको अपन लिखते हैं, दिया हुआ है, गिवन या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है हमें x बराबर कैपिटल A cos nt प्लस एल्फ़ा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि cos जो है ना यहाँ पे t है, यहाँ पे t क्या है, चर है, t जो है यहाँ पे चर है। तो अपन क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों साइड में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा। ये यहाँ पे कांस्टेंट है और cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, और ये पूरा थीटा है एन टी प्लस एल्फ़ा। और एन टी प्लस एल्फ़ा का करेंगे, एल्फ़ा तो 0 हो जाएगा, एन का एन रहेगा, टी का 1 हो जाएगा, तो गुणा में यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। तो हमने देखा डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ गया, माइनस का ए एन साइन एन टी प्लस एल्फ़ा। अब हम इसका एक बार और अवकलन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। इसमें हमें क्या करना है कि जो ये ए है ना, ए स्वेच्छ अचर यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे स्वेच्छ अचर है, तो इस ए को हमें क्या करना है, हटाना है यहाँ पे। तो अवकलन और करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी का करेंगे तो ये हो जाएगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस ए और एन तो कांस्टेंट है, कॉस का साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एन टी प्लस एल्फ़ा। तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर में, और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, एन टी और प्लस एल्फ़ा करेंगे तो एन और गुणा में आ जाएगा। तो माइनस का माइनस, ए का ए, एन का एन से गुणा होगा तो एन स्क्वायर, और यहाँ है कॉस एन टी प्लस एल्फ़ा। और अगर हम इसको समीकरण 1 बनाते हैं तो इसका समीकरण 1 से जो मान है ना इसका, वो मान कैसे बन रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का एन स्क्वायर, और यहाँ है ए कॉस एन टी प्लस एल्फ़ा। इस पूरे का मान समीकरण 1 से मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास है d2x है d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का एन स्क्वायर, और ये पूरा मान किसके बराबर है, x के बराबर है, और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर x बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा जो है ये डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें स्वेच्छ अचर कौन था, स्वेच्छ अचर था कैपिटल ए। हमारा काम था कैपिटल ए को हटाना है, और एल्फ़ा भी था, एल्फ़ा भी हट गया है। मतलब जो चर है ना, चर के अलावा सब क्या है, स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ पे अगर मैं स्वेच्छ अचर की बात करूँ, स्वेच्छ अचर को हटाना, यहाँ को हटाते ही वो अवकल समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल ए और एल्फ़ा क्या थे, स्वेच्छ अचर थे। इसको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो हमें आया है ना, ये हमारा क्या है, आंसर है, जो कि अभीष्ट, इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में लिखेंगे तो जो कि अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण में क्या करना होता है, आपको स्वेच्छ अचरों को हटाना होता है, ठीक है। अब ये दो, इसमें स्वेच्छ अचर कितने थे, 2 थे,
इसका मतलब ये कितनी कोटि के अवकल समीकरण है, 2 कोटि के अवकल समीकरण है। ये देखो राजस्थान जो यूनिवर्सिटी उसके अजमेर में 2 बार ये पूछा गया। आगे भी जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए। साल सब नहीं लिखे हुए पर ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। अब लेते हैं अपन प्रश्न संख्या दूसरा लिखा हुआ है फॉर्म मतलब बनाइए डी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। एक कर्व है जो है ना, बहुत सारे कर्व होते हैं, उनका ये फैमिली दी हुई है। फैमिली मतलब पूरा एक समीकरण उस कर्व को डिनोट कर रहा है। कर्व मतलब वक्र। y बराबर a e⁻2x प्लस b e⁻−2x वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a और b क्या है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमारा काम है इस a और b को क्या करना है, हटाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हिंदी में लिखेंगे दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ y बराबर a e⁻2x प्लस b e⁻−2x। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर a कांस्टेंट है। e⁻2x का करेंगे तो e⁻2x 2x का और करेंगे 2 आगे आ जाएगा। उसके बाद में b कांस्टेंट है। e⁻−2x का करेंगे e⁻−2x और -2x का और करेंगे तो माइनस का 2 आगे आ जाएगा। इसको समीकरण मान लेते हैं 2 नंबर। अब हम क्या करते हैं, इसका एक बार और अवकलन करते हैं। हमारा काम है a और b को हटाना। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार हम और अवकलन कर रहे हैं। तो dy/dx का करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx² बराबर 2a कांस्टेंट है। e⁻2x का करेंगे e⁻2x 2x का और करेंगे तो गुणा में 2 आ जाएगा। -2b कांस्टेंट है। e⁻−2x का करेंगे e⁻−2x और -2x का और करेंगे तो माइनस का 2 और आ जाएगा। -2x का करेंगे -2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा d2y/dx²। तो 2 और 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, 4a e⁻2x माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस बनेगा और 2 का 2 से गुणा 4 b e⁻−2x। अब इसमें अपन देखेंगे 4 कॉमन आ रहा है तो d2y/dx² बराबर 4 कॉमन आ गया और यहाँ हो गया 8 e⁻2x प्लस यहाँ b e⁻−2x। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका मान जो है समीकरण 1 से कितना है, पूरा इसका मान जो है y है। तो यहाँ हम लिखेंगे d2y/dx² बराबर में 4y। ये भी इसका हल है या फिर उसको इधर भेज के भी इसका हल लिख सकते हैं अपन। d2y/dx² माइनस प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। तो ये जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंग्लिश में लिखना चाहो तो विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में लिखेंगे जो कि अभिष्ट का मतलब जिसकी हमें ज़रूरत थी या जो हमें ज्ञात करना था, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। तो बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। यदि आपको अवकलन नहीं आता तो आप 12th की बुक सॉल्व करें पहले, तो आपको वो चीज़ें भी देखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व y = c(x−c) का होल स्क्वायर वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब हमें c को हटाना है। तो सबसे पहले देखो कांस्टेंट 1 है तो एक बार अवकलन करना, कांस्टेंट 2 है तो कितनी बार अवकलन करना, 2 बार। जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार ही अवकलन करना है। जैसे इस प्रश्न में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2 बार, तो मैंने इसका 2 बार अवकलन किया है। अब इस प्रश्न में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 ही है तो आपको एक बार ही अवकलन करना और फिर आपको समीकरण का यूज़ करके उसको c को हटाना है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे गिवन मतलब दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, y बराबर c(x−c) का होल स्क्वायर। अब इसका अपन अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो y का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर c तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x-c पूरा फंक्शन है और उसकी पावर कितनी है, 2, तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x-c और x-c का और करोगे तो x का 1 हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला dy/dx
ये जो प्रश्न में दिया हुआ था इसको मैंने समीकरण 1 माना है, बराबर में 2c(x - c), ये समीकरण मैंने मान लिया 2। अब हम क्या करते हैं, c को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवकलन तो एक बार ही करना है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड करेंगे। तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो समीकरण 2 हम ऊपर लिखेंगे और समीकरण 1 नीचे लिखेंगे। तो dy/dx इसके बटे में क्या आएगा y, बराबर में था 2c(x - c) और बटे में आ जाएगा c(x - c) का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/y dy/dx। यहाँ से c कट हो जाएगा और x - c से x - c एक बार कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में 2/x - c बचा। और इसको अपन समीकरण मान लेते हैं 3। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं समीकरण 3 को। तो यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो dy/dx बराबर y को उधर भेज देंगे तो 2y बटे में x - c। अब हम इस x - c को इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो x - c इधर आ जाएगा 2y और बटे में क्या आ गया dy/dx। तो ये x - c की वैल्यू आ गई जो हमारे काम आएगी आगे। ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको, ये वैल्यू हमारे क्या आएगी, आगे काम आएगी। और इसी से मैं c की वैल्यू निकाल रहा हूँ। c की वैल्यू निकालेंगे तो ये x c उधर जाके माइनस का, c उधर जाके हो जाएगा प्लस का और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। इतना बेसिक तो आपको आता होगा। तो c बराबर x - 2y/dy/dx, ये आ गई c की वैल्यू। इसको समीकरण मान लेते हैं 4 नंबर। अब हम क्या करते हैं, ये सब मान जो आए अपन वो समीकरण कहाँ रखते हैं, 2 में रखते हैं। समीकरण 2 से हमारा एक ही मकसद है, सी को हटाना है हमें, ठीक है। तो समीकरण 2 में मैं मान रख रहा हूँ। समीकरण 2 में देख लेना आप, सबसे पहले लिखा हुआ dy/dx, फिर लिखा हुआ 2, फिर लिखा हुआ c, और c का मान समीकरण 4 से रख रहा हूँ मैं, x - 2y/dy/dx, ये हमने c का मान रख दिया। फिर मल्टीप्लाई में है x - c का भी मान निकाला हुआ हमारे पास, ब्रैकेट में क्लोज है, देख लो 2y dy/dx। तो ये सब हमने मान रख दिए। अब हमें इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। dy/dx, यहाँ देखो इसका लसब लेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 देखो 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा और पास में y हो जाएगा, तो 4y हो गया। और इसका लसब लेंगे तो x के पास आएगा dy/dx माइनस 2y, एक मिनट में वापस लिख रहा हूँ, ये इसका इधर गुणा हो जाएगा, x dy/dx माइनस 2y और बटे में क्या आएगा dy/dx, ब्रैकेट क्लोज, और गुणा में क्या है 2 तो उधर हो गया, ये है 1/dy/dx। अब इस dy/dx का इससे गुणा होगा तो dy/dx का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ फाइनली मैं लिख रहा हूँ dy/dx का क्यूब, और बराबर में क्या बचा 4y x dy/dx और माइनस का 2y, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। जो मैं उस कर्व की जो कुल दिया हुआ था उसकी अवकल समीकरण है, फैमिली ऑफ कर्व। इस प्रकार से ये इसका क्या है आंसर, क्योंकि इसके अंदर स्वेज अचर जो सी था वो हमने हटा दिया। कैसे हटाया उसको आप एक बार वापस देख लीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो 8107678129। और इसको अपने कॉपी में नोट्स बना के ज़रूर लिखें ताकि बार बार रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। मतलब जितने भी सर्कल्स है जिनकी रेडियस क्या है ए है, उसका आपको क्या निकालना है, अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अपन उसका जो सर्कल है उसकी इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ all the circles
ऑफ रेडियस ए कैन बी रिटन, मतलब सभी वृत्तों के समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है जिनकी रेडियस क्या है, ए है। तो वृत्त के समीकरण का आपको सूत्र याद होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये 11th क्लास में था, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अर्बिट्री कांस्टेंट कौन से है, मतलब स्वेज अचर कौन से है, तो h और k यहाँ पे क्या है, स्वेज अचर है। वेर h एंड के आर अर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब स्वेज अचर कौन है यहाँ पे, h और k। तो हमारा काम है h और k को हटाना है, तो इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ मैं। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका अवकलन करेंगे 2 आगे आ जाएगा x माइनस एच, प्लस इसका अवकलन करेंगे 2 आगे आएगा y माइनस के, फिर y माइनस के का वापस करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और k का 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका अवकलन भी का हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन सब में 2 कॉमन है तो 2 को हम हटा देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेके 0 के बटे में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या हो गया, 0। इसको समीकरण मान लेते हैं अपन 2। अब इसका अपन एक बार और अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है तो 2 बार अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, एक बार इसका और अवकलन कर रहे हैं। तो x माइनस एच का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, h का 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 1। इसका अवकलन करेंगे u डॉट वी से। u डॉट वी का मतलब समझते होंगे आप, 12th में आपने पढ़ा होगा। तो y माइनस के को ऐसे ही रख रहे हैं अपन, एक को ऐसे ही रखना, दूसरे का अवकलन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे ही रख रहे हैं, और y माइनस के का करेंगे, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और k का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर में 0। तो 1 प्लस वाई माइनस के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण अपन मान लेते हैं 3। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, y माइनस के की वैल्यू निकालते हैं। तो y माइनस के की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अपन, y माइनस के, और यहाँ पे इसके गुणा में क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये बाकी वाले पद उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से अपन निकालेंगे y माइनस के, इन दोनों माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और बट्टे में आ गया इसके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये समीकरण अपन मान लेते हैं समीकरण 4। तो ये समीकरण 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, y माइनस के का मान निकाल दिया, अब हम मान निकालेंगे किसका, x माइनस एच का। तो ये जो मान आया है ये हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 से y माइनस के का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस के फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 2। अब यहाँ पे 2 में अपन मान रखते हैं, सबसे पहले x माइनस एच है, फिर है प्लस, फिर है y माइनस के। तो y माइनस के का मैं मान रख रहा हूँ, सबसे पहले है माइनस, यहाँ पे है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और बटे में है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे गुणा में है डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में क्या है, 0। तो ये मान जो है इस माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x माइनस एच का मान मिल गया हमें 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और गुणा में कौन है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके पूरे बटे में है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण मान लेते हैं 5। अब ये सब मान अपन को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें h और k को हटाना है, और a तो रहना चाहिए इसके अंदर। तो ये जब जो मान है समीकरण 4 और समीकरण 5 का मान, ये कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 4 व 5 का मान, 4 व 5 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, देखो 1 में क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर है। तो समीकरण जो 5 है उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 5 का मैं स्क्वायर करके वहाँ रख रहा हूँ। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका क्या है स्क्वायर है, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। गुणा में है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बटे में है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, हर पद का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें वाई माइनस के का होल स्क्वायर भी रखना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 4 में जो वाई माइनस के का मान है उसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, और बट्टे में है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, बराबर में है ए स्क्वायर समीकरण 1 से। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हर में सेम संख्या है, प्लस में ये सेम आएगा और ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, प्लस है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, बराबर में है ए स्क्वायर, और यहाँ गुणा में आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे इसमें और इस पूरे टर्म में एक कॉमन है, कॉमन क्या है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। ये अब बाहर आ गया इतना सा, तो यहाँ पे क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस ये पूरा बाहर आ गया यहाँ से, यहाँ क्या बचा 1 बचा, बराबर में ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये पद और ये पद एक जैसे, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 2 और 1 पावर जुड़ जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी 3, बराबर में ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है पर है इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको अवकलन करना है, वाई माइनस के की वैल्यू निकालनी, फिर एक्स माइनस एच की वैल्यू निकालनी, और वो दोनों वैल्यू कहाँ रखनी समीकरण 1 में रखनी है। तो ये जो हमारा है आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है जो हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न संख्या 4 भी कर दिया है। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 5 है, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल जो है, व्यापक हल आपको दिया हुआ वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ये इसका हल है, इससे अपन को क्या करनी है अवकल समीकरण बनानी है। तो जो हल होता है उसका अपन को अवकलन करना, अवकलन करने से हमें अवकल समीकरण मिल जाएगी। और इसमें स्वेच्छ अचर कौन कौन से, ए और बी। तो ए और बी को हमें हटाना है। तो ये बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन दिया हुआ है, मतलब गिवन, हिंदी में आप लिख लेना गिवन, दिया हुआ है। यहाँ है वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे अक्ष के सापेक्ष। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2ax प्लस बी कॉन्स्टेंट x का 1 हो जाएगा तो b हो जाएगा। इस प्रकार से ये अवकलन आ गया। अब अपन क्या करते हैं, एक बार इसका और अवकलन करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। अगेन क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है ना, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 2a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2 व 3 का उपयोग करके a b को हटाना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो समीकरण 3 से अपन इसमें मान रखेंगे और वहाँ पे उसका मान भी हटा सकते हैं अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं b को हटाते हैं अपन, ठीक है, फिर अपन a को हटा देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैं किसका मान निकाल रहा हूँ, b का।
तो बी का मान आप देख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, टू ए एक्स है ना, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो ये समीकरण 2 से मैंने बी का मान निकाल दिया है। ठीक है, अब ये बी का मान अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर जहाँ पे बी है वहाँ पे अपन ये रख देंगे। तो समीकरण 1 देख लीजिए आप, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर ये रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2ax, और बाहर कौन है, एक्स है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें, अभी देखो बी तो हट गया इसमें से, अब अपन को ए हटाना है। तो ए का मान अपन समीकरण 3 से निकालेंगे। इसको समीकरण अपन मान लेते हैं 4। तो समीकरण 3 से क्या कर रहे हैं अपन, ए का मान निकालेंगे, 2 भाग में चला जाएगा या फिर 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, ए। अब ये ए का मान अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, आपको जैसे तैसे कैसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं इसी तरीके से करो, कुछ भी तरीका लगा सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो स्विच चर है ना ए और बी, उसको हटाना है। ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे। देखिए सबसे पहले y बराबर ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 1/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर है डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस, फिर है 2a का मान अपन रखेंगे 1/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और गुणा में क्या था, x, और बार और क्या है, x है। अब इसको अपन हल करते हैं, y बराबर 1/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस x का अंदर गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं x डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, x का x से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 का अपन क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो 2 का जो है दोनों तरफ गुणा हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं, 2 का इधर भी गुणा होगा और यहाँ पर भी गुणा होगा, या यहाँ पर भी गुणा होगा। तो यहाँ गुणा होगा तो 2y बराबर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक जैसे जो पद है उसको अपन सरल कर लेते हैं, ये और ये पद एक जैसे है। ये जो पद लिखा था मैं यहाँ, ये एक्स स्क्वायर भी है ना, मैंने ए का मान रखा, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है जो मैं लिख रहा हूँ, गलती से रह गया पीछे। अब यहाँ पे ये पद और ये पद क्या एक जैसे, तो इसमें से ये कट जाएगा। तो 2y बराबर, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, 1 में से 2 माइनस करेंगे माइनस आएगा, मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स उधर भेज देते हैं अपन यहाँ की साइड में, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये पद इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2y उधर ही है तो प्लस का 2y बराबर में क्या हो गया, 0, जो कि क्या है, अभिष्ट अवकल समीकरण है, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। इस प्रकार से किताबों में तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, किताब में सीधा ये लिखा हुआ है, समीकरण 1, 2 व 3 से ए व बी का विलोपन करने पर ए व बी को ऐसे गायब कर दिया। अभी आया कैसे, अपन एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आया है। तो आपको इस प्रकार से अपने रजिस्टर में लिख लेना और उसका बार बार अभ्यास करना है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 6। वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल निम्नलिखित हो। तो इसका पहला सवाल दिया हुआ है, वो लेते हैं अपन। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। और यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ चर कौन है, a है, क्योंकि y और x तो यहाँ पे y आश्रित चर है और x स्वतंत्र चर है। अब इसका अवकलन करते हैं अपन, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो पहले पावर का होगा 2y, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx।
उसके बाद में 4a तो कांस्टेंट है, x प्लस ए का करेंगे x का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो 4a ही आएगा। अब यहाँ अपन देख रहे हैं ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ है y dy अपॉन डी एक्स बराबर में कितना आ गया 2a। अब हमें क्या करना है, a को ही हटाना है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 2 आ जाएगा भाग में, तो a बराबर आ जाएगा y बटा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a का मान रखेंगे वाई स्क्वायर, ऐसा कैसा, फिर है 4a का मान रखेंगे y बटा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट में x प्लस ए का मान रखेंगे y बटा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जो कटे उसको काट दो, तो यहाँ पे 2 का 1 बार, यहाँ 2 का 2 बार जाएगा। अब जो बचे उसको लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखो y भी कट रहा है, उसको भी काट देता है बनाना, क्वेश्चन आसान बन रहा है, उसका आसान बनाना। देखो यहाँ से y से ये किए, y कट गया, तो यहाँ क्या बचा y, यहाँ बचा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ है x प्लस वाई बटा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस 2y का अंदर गुणा कर देते हैं, y बराबर 2xy डी वाई, सॉरी y तो है नहीं, y तो कट गया ना, तो 2 इंटू एक्स 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2 का यहाँ y बटा 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, और फिर क्या बचेगा y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, y माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या बचा 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, और इन दोनों में जो है y कॉमन है, y आगे बार 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि हमारा क्या है, अभीष्ट अवकल समीकरण है, जो कि अभीष्ट अवकल समीकरण है। ये बहुत आसान सवाल था, और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2009 में पूछा गया। इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई जने वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे तो आप एक बार सब्सक्राइब तो जरूर करें, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है आपका। अगला प्रश्न है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये तो अभी हमने किया था, यहाँ मैं वापस बता रहा हूँ, ये तो अभी हमने किया था। यहाँ पे ये देखो, ये सेम टू सेम सवाल वापस आ गया है। वो उदयपुर 2010 में पूछा गया, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 में पूछा गया है। अब है प्रश्न संख्या 7, प्रदर्शित कीजिए सो दैट, मतलब सिद्ध करना है कि y बराबर ए एक्स प्लस बी बटा एक्स निम्न अवकल समीकरण का हल है। अब ये इसका हल है, इसका मतलब इससे अपन ये अवकल समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ गिवन y बराबर ए एक्स प्लस बी बटा एक्स, इसको समीकरण मान लेते हैं 1 नंबर। अब इसका अपन करेंगे अवकलन, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, प्लस b तो है कांस्टेंट, b बटा x को हम b और गुणा में 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो b तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का आपको सीधा अवकलन याद होना चाहिए, ये 12th क्लास में आपने कई बार पढ़ा है। तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a प्लस माइनस माइनस b बटा एक्स स्क्वायर। ये समीकरण मान लेते हैं 2 नंबर। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, एक तो a है और एक b है, तो इन दोनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एक बार और अवकलन करते हैं इसका, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, और करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a का तो 0 हो गया, माइनस का माइनस b कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है अवकलन, इसका भी अवकलन आपको आना चाहिए। इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर अपन हल करेंगे तो एक्स की पावर -2 होगा, और -2 आगे आएगा, और एक्स की पावर -2 में से -1 एक और घट जाएगा, तो माइनस का 2 एक्स क्यूब हो जाएगा। तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3 नीचे आके प्लस की होगी। तो इस प्रकार से ये इसका अवकलन आया है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए।
तो इसका अवकलन हो जाएगा -2/x³ तो d2y/d(x²) बराबर हो जाएगा 2bx³। ये समीकरण बना देते हैं 3 नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से समीकरण 1, 2 और 3 से ए और बी को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें से किसी एक का मान निकाल दो आप, या तो ए का मान निकाल दो या बी का मान। तो वो समीकरण 1 में रख दो। तो मैं समीकरण 2 काम में ले रहा हूँ। समीकरण 2 से समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे, बी का ए का मान निकाल रहे हैं। तो ए बराबर हो जाएगा dy/dx, और ये माइनस का b/x² उधर जाके प्लस का हो जाएगा, b/x² प्लस का हो गया। और ये ए का मान अपन रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ए का मान रखेंगे तो देखो y बराबर ax, ए की जगह हो जाएगा dy/dx प्लस b/x², गुणा में है x प्लस b/x। अब अपन क्या करते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 4। अब अपन समीकरण 3 से b का मान निकाल देते हैं। समीकरण 3 से किसका मान निकाल रहे हैं, b का। तो b बराबर आएगा अपने, यहाँ पे b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 x³ d2y/dx²। कैसे हुआ वापस बता रहा हूँ, ये यहाँ से हटेगा, x³ यहाँ आ जाएगा, और फिर ये 2 जो है वो आ जाएगा बट्टे में, मतलब 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और किसका मान आ जाएगा, b का। अब ये b का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में b का मान रखने पर जैसे तैसे किसी भी तरीके से आपको a और b को हटाना है। तो y बराबर है dy/dx प्लस b/x²। तो 1/x² अलग लिख सकते हैं, फिर b का मान रख देते हैं। b का मान 1/2 x³ d2y/dx²। ये हमने b का मान रख दिया, और यहाँ बाहर था x, b/x मतलब 1/x, और b का मान है 1/2 x³ d2y/dx²। अब हम इसको हल करते हैं। देखो y बराबर dy/dx, यहाँ से देखेंगे x² से x³ कट जाएगा, फिर बाहर कौन बैठा, x का अंदर गुणा हो जाएगा। यहाँ एक x बचा था, उस x का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो क्या बचा, x², 1/2 x², और यहाँ है d2y/dx², और प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये x से एक x कट जाएगा, तो 1/2 x² d2y/dx²। तो आप देख रहे होंगे ये 1/2 x² d2y/dx² है, ये भी 1/2 x² d2y/x², मतलब ये पद आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y बराबर x dy/dx प्लस ये आधा एंड आधा मतलब पूरा हो जाएगा x² d2y/dx²। अब हमें ये लाना था कि ये इसका क्या है, हल है, मतलब तो ये अवकल समीकरण लानी थी। तो अपन देख रहे हैं y को उधर भेज देते, अपन y को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले x² d2y/dx² प्लस x dy/dx, y प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का, बराबर में 0, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। मतलब हमें ये सिद्ध करना था कि y बराबर ax प्लस b/x इस दिए गए अवकल समीकरण का हल है। तो हमने क्या किया, इस अवकल समीकरण को हल करने से, मतलब जो अवकल समीकरण आया कैसे, वो हमने क्या किया, जो हल है ना उसका अवकलन करके ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से ये आज की क्लास थी, जिसके अंदर हमने अवकल समीकरण के हल, अवकल समीकरण बनाते कैसे, वो सब हमने चीज़ें देखी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है, और हमें देखो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के हल के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।